हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन कुमार काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर जो युद्ध हुआ था, जिसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, उसके बारे में। और ये वीडियो जो है ये हमारा यूरोपियों के आगमन का अंतिम चरण में पहुँच चुका है। तो हम शुरू करने वाले हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक युद्ध का जो नींव था उसे हम पिछले वीडियो में ही डाल दिया था कि कैसे जो है कर्नाटक की स्थिति क्या थी, वहाँ पर किस लिए जो था युद्ध हो रहा था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, और यहाँ का भी कुछ कारण था और कुछ बाहरी कारण भी थे, इसलिए कर्नाटक का युद्ध हुआ। चूँकि यह युद्ध कर्नाटक वाले क्षेत्र में लड़ा गया था, इसलिए हम इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, तो प्रथम युद्ध का जो कारण था वो भारत में नहीं था। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था उसका मुख्य कारण था विदेशों में, अर्थात यूरोप में। यह कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है यह 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था, लेकिन यह आया था यूरोप से। यूरोप में 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रहा था, और वहाँ भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ रहे थे। चूँकि अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में एक दूसरे के आमने सामने थे, वहाँ पे वे लोग लड़ रहे थे, और भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। तो वहाँ से उन्होंने अपने यहाँ के अधिकारियों को कहा कि आप भी भारत में युद्ध करो, जिससे एक दूसरे का व्यापार का घाटा हो और युद्ध में बढ़त हासिल हो। व्यापार के लिए वो लोग यहाँ भारत में आए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का यहाँ पर आपस में कोई दुश्मनी नहीं था, सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन यूरोप के कारण यहाँ पर भी युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहते हैं। अतः इसका जो मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। तो इस तरह से यूरोप के युद्ध का जो प्रभाव था भारत में पड़ा, और इसका जो शुरुआत किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले, ये जो फ्रांसीसी गवर्नर ये शुरू में बहुत अच्छे थे, या ये युद्ध करना नहीं चाहते थे, जानते थे हम व्यापार के लिए आए हैं और व्यापार ही करेंगे। परंतु अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज़ को आदेश मिलते ही उन्होंने क्या किया, जो बरनोटे थे अंग्रेज़ का गवर्नर, उसने फ्रांसीसी जहाज़ को पकड़ लिया। अब फ्रांसीसी जहाज़, आप किसी का जहाज़ पकड़ लेते हैं तो युद्ध तो होना ही है। तो डुप्ले गए किसके पास? कर्नाटक के नवाब के पास। डुप्ले अभी भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, सहायता के लिए गए कि आप अंग्रेज़ों से बोलिए हमारा जहाज़ छोड़ दें, जिससे युद्ध ना हो। परंतु जो कर्नाटक के नवाब थे उन्होंने साफ मना कर दिया सहायता करने से। तो अब इसके पास युद्ध के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतः इन्होंने क्या किया, जो मॉरिशस के गवर्नर थे, मॉरिशस जिसे फ्रांसीसियों ने जीता था, ला बोर्दोने से सहायता मांगा। ला बोर्दोने को जब यह बात पता चला तो वो क्या किया, 3000 सैनिकों के साथ आ गया मद्रास पर हमला करने के लिए। ला बोर्दोने चाहते थे कि वो एक बार में इतना भयानक हमला करे कि अंग्रेज फिर से फ्यूचर में, भविष्य में किसी तरह का कोई असुविधा उत्पन्न ना करे। अतः उन्होंने 3000 सैनिक लेकर के मद्रास पर कब्जा कर लिया और वहाँ से अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो ला बोर्दोने वहाँ पे कब्जा कर लिया। इसका और भी एक कारण था कि उस समय चूँकि यूरोप में युद्ध चल रहा था, तो ज़्यादातर जो अंग्रेज़ के जो नौसैनिक थे, जो जहाज़ थे, वो यूरोप की तरफ जा चुके थे। तो भारतीय तट पर बहुत कम था, इसलिए भी वो मद्रास पर कब्जा कर पाया। और ला बोर्दोने के जीतने के बाद ला बोर्दोने अब संधि पर आ गए अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि उसे तो मॉरिशस के वो गवर्नर था, उसे मॉरिशस जाना था और डुप्ले ने उन्हें बुलाया था। लेकिन ला बोर्दोने यहाँ पर क्या करते हैं, अंग्रेज़ों से समझौता करके 40,000 पाउंड फिरौती ले करके क्या करते हैं, मद्रास वापस अंग्रेज़ को कर देते हैं। मद्रास वापस अंग्रेज़ को दे दिया और ला बोर्दोने वापस मॉरिशस चले गए। तो इसमें डुप्ले को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी डुप्ले क्या हो गए, नाराज़ हो गए। और उन्होंने क्या किया, मद्रास पे हमला का जो प्लान बनाया। तो डुप्ले जो कर्नाटक के नवाब हैं, कर्नाटक के नवाब को बताया कि हम मद्रास पर हमला करेंगे और मद्रास को जीतने के बाद हम मद्रास को आपको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और अंग्रेज़ भी चले गए इस बार कर्नाटक के नवाब के पास सहायता के लिए,
और कर्नाटक के नवाब इस बार सहायता करने के लिए राजी हो गए। जब फ्रांसीसी गए थे कि हमें अंग्रेज़ों से बचाइए तो कर्नाटक के नवाब ने साफ मना कर दिया था, लेकिन जब अंग्रेज़ गए तो वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। और जो डुप्ले का बात था वो भी कर्नाटक के नवाब उनको उल्टा ले लिया। अतः इसमें अब कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होना तय हो गया, जिस युद्ध को हम लोग कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध, जो 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। सेंट थोमे का युद्ध 1748 में। अब इसमें जो था कर्नाटक के तरफ से जो अगुवाई था वो कर रहे थे अनबरुद्दीन, उनका जो पुत्र था महफूज खां, वे कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे कर्नाटक की तरफ से, और अंग्रेज़ भी उसके साथ में थे। दूसरी तरफ जो थे फ्रांसीसी, उनका जो अगुवाई कर रहा था कैप्टन पैराडाइस, कैप्टन पैराडाइस उनका अगुवाई कर रहा था। इसमें और एक बात है, जो कैप्टन पैराडाइस थे उनके पास सिर्फ 1000 सैनिक थे, जिसमें से 300 सैनिक क्या थे फ्रांसीसी, और 700 जो सैनिक थे वो थे भारतीय सैनिक थे, यानी सिर्फ 300 सैनिक। और दूसरी तरफ जो महफूज खां था उसके पास 10,000 सैनिक थे। देखने में तो बहुत ज़्यादा लगता है कि 10,000 सैनिक थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस सिर्फ 1000 सैनिक से लेकर के इन्होंने इसका मुकाबला किया। और इस तरह से ये युद्ध चलता रहा, भयंकर चला। हाँ, और इसमें जो बढ़त था फ्रांसीसियों का ही रहा, क्योंकि फ्रांसीसी के पास स्किल्ड सैनिक थे, सैनिक बहुत अच्छे थे, हथियार बहुत अच्छा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 300 फ्रांसीसी सैनिक के साथ ही युद्ध लड़ा और युद्ध में बढ़त हासिल किया। परंतु उसी समय यूरोप में क्या हुआ, 1748 में एक्स ला सापेल की संधि, जिसे हम लोग ए ला सापेल की संधि भी कहते हैं, ये संधि हुई यूरोप में, और यहाँ पे भी युद्ध को रोकना पड़ा। और इसके तहत क्या किया, जो जीता था मद्रास उसे वापस करना पड़ा अंग्रेज़ों को, यानी मद्रास वापस चला गया अंग्रेज़ों के पास, और जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में लुईवर्ग था वो फ्रांसीसी को वापस मिल गया, और युद्ध यहाँ पर जो था समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में। तो भारतीय राजाओं का जो कमजोरी है वो उजागर हो गया, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर देखा कि भारतीय राजा किस तरह से कमज़ोर हैं, किस तरह से वे लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी उसका कमजोरी को उन्होंने पता लगा लिया। और नौसेना का महत्व बढ़ा, नौसेना का महत्व बढ़ा। उन्होंने देखा कि जिस सेना के पास नौसेना की शक्ति ज़्यादा है, यानी जो समुद्र में जितने शक्तिशाली हैं वही विजय प्राप्त करेगा। और साम्राज्य विस्तार का निर्णय, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, उन्होंने देखा कि अब भारत में साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटे हैं, इसके पास उतनी शक्ति नहीं है, इसको हराया जा सकता है। और हम जो इससे परमिशन लेते हैं, यदि हम पूरा साम्राज्य को विस्तार कर लें तो हमें किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना ही ज़्यादा व्यापार में मुनाफा होगा। और पहले से ही तो कई सारी कंपनियां भारत में मौजूद ही थी। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की तरफ। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 1754 तक लड़ा गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और जो इसकी जो परिस्थिति है वो है भारत के परिस्थिति के कारण हुआ, जो दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में एक क्षेत्र कर्नाटक, जिसे हमने पिछले वीडियो में जिसका डिस्कस किया था, तो कर्नाटक क्षेत्र चूँकि खाली था, उस पर सभी अपना अपना अधिकार जता रहे थे। तो वहाँ पर जो था, पहला युद्ध था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, और दूसरा युद्ध जो है भारत में कर्नाटक और एक है हैदराबाद, दो क्षेत्र था, एक कर्नाटक और दूसरा था हैदराबाद। इन दोनों के उत्तराधिकार का लड़ाई था इसका मुख्य कारण। तो जो कर्नाटक थे उसमें युद्ध हो रहा था अनबरुद्दीन और चंदा साहब का बीच में। ये दोनों थे, अनबरुद्दीन जो गद्दी पे आसीन थे, और चंदा साहब जिसको बंदी बना लिया गया था मराठों द्वारा, वो वापस आ गए। हाँ, अब वो चाहते थे कि गद्दी हासिल करे। हाँ, दूसरी तरफ जो था हैदराबाद के जो निजाम थे आसफ जाह, उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद वहाँ भी उत्तराधिकार की लड़ाई, यानी उनका जो पुत्र नासिर जंग था उनके बीच और जो भांजा था मुजफ्फर जंग, उनके बीच ये चल रहा था कि कौन गद्दी पर बैठेगा। चूँकि नासिर जंग उसका पुत्र था और मुजफ्फर जंग उनका भांजा था, तो मुख्य हकदार था नासिर जंग। और इस तरफ से अनबरुद्दीन चूँकि पहले से गद्दी पर बैठे हुए थे, तो डुप्ले ने क्या किया,
जो विपक्ष था उनका साथ दिया। एक तरफ तो उन्होंने चंदा साहब का साथ दिया जो गद्दी पर बैठना चाहता था, जो छूट के आया। दूसरा तरफ जो उनके भांजा था, जो वो भी चाहते थे कि हमें गद्दी हासिल हो, वो इसलिए डुप्ले जो है चंदा साहब और इधर मुजफ्फर जंग का सहायता किया। इस तरह से अब चंदा साहब हो गए, डुप्ले हो गए यानी फ्रांसीसी, और मुजफ्फर जंग, ये तीनों एक साथ मिल करके जो है अनबरुद्दीन पर हमला कर दिया। तो जिसे हम लोग कहते हैं अंबुर का युद्ध, जिसे हम कहते हैं अंबुर का, जो 1749 में लड़ा गया था। तीनों ने मिलकर अनबरुद्दीन पे हमला किया और उसे मार दिया। अनबरुद्दीन की कहानी यही ख़त्म होती है। इसके बाद जो है उनका पुत्र मोहम्मद अली है, वो अपना जान बचा करके भाग गया और कहाँ पे शरण लिया? त्रिचिनापल्ली के दुर्ग में जा कर के शरण लिया मोहम्मद अली। और जो कर्नाटक का गद्दी था वो खाली हो गया और चंदा साहब को क्या किया? वहाँ का नवाब बना दिया गया। फ्रांसीसियों द्वारा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। और कर्नाटक का नवाब बनते ही जो है चंदा साहब ने 80 गांव जो पौंडीचेरी के पास है वो फ्रांसीसियों को पुरस्कार में दिए, क्योंकि उसे फ्रांसीसियों के मदद से ही कर्नाटक का गद्दी प्राप्त हुआ। और उन्होंने कर्नाटक की नई राजधानी जो है अर्काट को बनाया। कर्नाटक की नई राजधानी अब अर्काट बन गया था। इसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने देखा कि फ्रांसीसी धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहा है। कर्नाटक में फ्रांसीसियों का जो है सिक्का चला, तो अंग्रेज़ भी चुप अब बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि यदि अंग्रेज़ कुछ नहीं करते तो उसका क्या होगा? साम्राज्य धीरे धीरे चलता बनेगा। अतः उन्होंने क्या किया? जो एक तरफ नासिर जंग था और दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग, जिसकी सहायता फ्रांसीसी कर रहे थे, और जो नासिर जंग था उसकी सहायता अंग्रेज़ कर रहे थे। तो एक्चुअली जो था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच युद्ध था गद्दी के लिए, हैदराबाद के लिए। लेकिन युद्ध जो था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच अब हो रहा था। नासिर जंग और मुजफ्फर सिंह दिखावे के लिए था। और इस तरह से 1750 में जिंजी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ और इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। यहाँ पर अब देखते हैं कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ और फ्रांसीसी हार गए। लेकिन जो डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। इन्होंने एक कूटनीति चाल चला और क्या किया? जो अंग्रेज़ के जो थे या नासिर जंग के जो सैनिक थे उसमें लालच दे करके उनमें भेदभाव डाल दिया और जो नासिर जंग थे उनके प्रति उनको उकसाया गया। इस तरह से उसमें सैनिक विद्रोह हो गया नासिर जंग के सेना में, और सेना ने विद्रोह करके नासिर जंग की हत्या कर दी थी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो युद्ध हुआ जिंजी नदी के किनारे, उसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, यानी अंग्रेज जीत गए। लेकिन डुप्ले की कूटनीति के कारण उसके सैनिक ने ही नासिर जंग को मार दिया और जो मुजफ्फर जंग बच गया तो मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर दिया। अतः हम यह देखते हैं कि डुप्ले यहाँ पर हार कर भी जीत गए, यानी फ्रांसीसियों की फिर से जीत हो गई। प्रथम युद्ध में देखा कि किस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। द्वितीय युद्ध में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रांसीसी हार गए, फिर भी उन्होंने बढ़त हासिल कर ली। और जो मुजफ्फर जंग है, उन्होंने नवाब घोषित होते ही सहायता के रूप में फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख, सैनिक को 5 लाख, डुप्ले को 20 लाख प्लस 1 लाख का वार्षिक जागीर प्रदान किया, क्योंकि डुप्ले के मदद से ही मुजफ्फर जंग वहाँ के नवाब बने। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी और मुजफ्फर जंग जो नवाब घोषित हुए थे वो हैदराबाद की ओर निकले, हैदराबाद जा रहे थे। और हैदराबाद जाते समय रास्ते में ही क्या किया? कुछ पठानों ने उन पर आक्रमण किया और मुजफ्फर जंग को मार दिया। मुजफ्फर जंग को मरते ही जो फ्रांसीसी थे उन्होंने क्या किया? इनके छोटे भाई सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। तो इस तरह से मुजफ्फर जंग भी गद्दी पर आसीन नहीं हो पाए और सलाबत जंग गद्दी पर आसीन हुआ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो पराजय की ओर जा रहे थे। में जीत तो रहे थे, परंतु डुप्ले की नीति के कारण वो जीत का सही हकदार नहीं बन पा रहे थे। इस तरह से अंग्रेज़ों में खलबली मची हुई थी कि किस तरह से फ्रांसीसियों को हराया जाए। तो अंग्रेजी सेना में एक व्यक्ति थे जो लॉर्ड क्लाइव थे, बहुत ही चालाक चतुर व्यक्ति थे, जो अंग्रेजी सेना में क्लर्क का काम करते थे। उन्होंने एक सलाह दिया, यानी एक आइडिया दिया कि किस तरह से हम
जो है फ्रांसीसियों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं, किस तरह से युद्ध कर सकते हैं। अतः लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि जो मोहम्मद अली जो था, जो त्रिचिन्नापल्ली के दुर्ग में शरण लिया था, उन्होंने कहा कि त्रिचिन्नापल्ली से हम क्या करेंगे, मोहम्मद अली को छुड़ाएंगे। तो कैसे छुड़ाना है, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से जो चंदा साहब है जो इसको घेराबंदी किए हुए बैठे हुआ था, तो कैसे छुड़ाना है। तो उन्होंने लॉर्ड क्लाइव ने कहा जो एक तरफ हम क्या करेंगे, अर्काट जो कर्नाटक का राजधानी था वहाँ पर हम हमला करेंगे कुछ सैनिकों के साथ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, जो कर्नाटक जो था, अर्काट जो राजधानी था उस पर हमला किया, और दूसरी टुकड़ी जो था उसे चुपचाप भेज दिया त्रिचिन्नापल्ली के दूर की तरफ। परंतु जैसे ही इस पे हमला हुआ अर्काट पे, तो चंदा साहब को पता चला, तो चंदा साहब अर्काट अपनी राजधानी को बचाने के लिए वहाँ से चल पड़े, और यहाँ पर त्रिचिन्नापल्ली के दूर को छोड़ करके वो अर्काट बचाने निकल पड़े। परंतु रास्ते में ही जो तंजौर के राजा था, तंजौर के राजा ने चंदा साहब को मार दिया। इस तरह से चंदा साहब की कहानी यहीं पर ख़त्म। लेकिन दूसरी तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने सीधा हमला कर दिया त्रिचिन्नापल्ली, जो कि पूरी खाली पड़ चुका था, और वहाँ से उन्हें मोहम्मद अली को छुड़ा लिया। और ये हुआ था 1751 में उन्होंने ऐसा हमला किया था। अब मोहम्मद अली को छुड़ाने के बाद मोहम्मद अली बन गए राजा, चंदा साहब तो मर चुके थे। इस तरह से क्या हुआ, जो युद्ध चल ही रहा था तब तक जो फ्रांस की सबसे बड़ी गलती थी वह थी उन्होंने 1754 में किया। फ्रांसीसियों की जो नीति थी, जो डुप्ले के कारण चल रही थी, वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। डुप्ले ने पहले युद्ध करना नहीं चाहा, लेकिन बाद में युद्ध और राजनीति कूटनीति के कारण बहुत बढ़त हासिल कर लिया था अंग्रेज़ों के ऊपर। परंतु 1754 में डुप्ले को पुनः फ्रांस वापस बुला लिया गया, चूँकि जो फ्रांस की कंपनी थी वह थी सरकारी कंपनी, यानी सरकार के आदेश को मानना जरूरी था। तो उनके बुलाने के बाद 1755 में गोड्यू को गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोड्यू जब आए तो वो कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, और उन्होंने क्या किया, संधि कर लिया। 1755 में पौंडीचेरी में एक संधि हुई, परंतु यह संधि क्या थी, अस्थाई थी। यानी भारत में ये संधि हुई और ये अस्थाई थी। और उन्होंने कहा कि यदि उनके सरकार या उनके देश के सरकार जो हैं फ्रांस के और ब्रिटिश के, यदि मान ले इस संधि को, तो हम इसे परमानेंट कर देंगे। और ये अस्थाई संधि इन दोनों के बीच हो गई और युद्ध उनका ख़त्म हो गया। अब चलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो 1756 से 1763 में हुआ था। तो इसका भी मुख्य कारण क्या था, इसका भी मुख्य कारण था यूरोप से ये भारत पहुंचा था। तो यूरोप में उस समय क्या था, 1756 में 7 इयर्स वार इसे कहते हैं, वो चल रहा था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। ये हो रहा था यूरोप में, और इसी का जो प्रभाव है भारत में पड़ा। भारत में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांस थे। दोनों ने एक दूसरे के जो कोठी थे, सेना का अड्डा था, जो किला था, सब पे एक दूसरे पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, यहाँ बंगाल से लेकर के दक्षिण भारत तक। फ्रांसीसी ज़्यादातर दक्षिण भारत में थे और बंगाल में थे, और अंग्रेज़ जो थे इसलिए दोनों ने हमला करना शुरू किया। यदि देखते हैं, अंग्रेज़ों ने चंदन नगर पर, कासिम बाज़ार जो है बालासोर जो बंगाल में था, कासिम बाज़ार, पटना, इस तरह से इन सब जगहों पर अंग्रेज़ों ने हमला करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जो थे फ्रांसीसी, उसने मद्रास पर, तंजावुर में, फोर्ट सेंट डेविड, इन सब जगहों जो मुख्य जगह, इस पर हमला करना शुरू कर दिया। जहाँ जिसकी बढ़त हो रही है, जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। यानी पूरे जो साम्राज्य था अंग्रेज का और फ्रांस का जहाँ था, वहाँ पे एक दूसरे पर वे लोग हमला कर रहे थे। इसमें जो था फ्रांस की अगुवाई जो था काउंट डी लाली जो था वो कर रहे थे, और मुख्य जो थे सेनापति उसमें बुस्सी भी शामिल थे मुख्य व्यक्ति में। और अंग्रेज़ों का जो था सर आयरकूट जो थे, आयरकूट, वे अगुवाई कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव भी थे, वाटसन भी जो मुख्य व्यक्ति थे, जो सेना नायक थे, वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे। और ये युद्ध चल रहा था, अंग्रेज़ों की इसमें बढ़त हो रही थी, क्योंकि पूरा बंगाल वो कब्जा कर रहे थे। बंगाल में उन्होंने प्लासी का युद्ध भी लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, पूरा बंगाल उनके कब्जे में आ रहा था, यानी अंग्रेज़ों का बढ़त तय था। इसलिए जो है और एक युद्ध हुआ 1760 में। इसी युद्ध के बीच में एक है बांडीवास नाम का जगह है, जो आपका मद्रास और एक है पौंडीचेरी, मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में पड़ता है बांडीवास। उसी जगह पर 1760 में
अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वांडीवास का युद्ध कहते हैं। यह हुआ था 1760 में और ये बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। हाँ, इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई और बुस्सी जो उसका सेना नायक था उसको बंदी बना लिया गया और यहीं से क्या हुआ, फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया। इसके बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि होने के कारण यह युद्ध समाप्त हो गया, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र है उसको वापस कर दिया, जो फ्रांसीसी का क्षेत्र था उसे वापस कर दिया गया और जो अंग्रेज़ों का था उसे वापस कर दिया जहाँ तक जीता गया था। फ्रांसीसियों पे ये दबाव बनाया गया कि वे भारत में सेना नहीं रखेगा, फ्रांसीसी जो है भारत में अपनी सेना नहीं रखेगा, यानी अर्थात वो व्यापार की नीति से आया था, वो सिर्फ व्यापार करेगा, जो सेना है अंग्रेज़ों के पास रहेगा और सिर्फ वो सेना नहीं रख करके व्यापार करेगा और भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। अतः अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच जब युद्ध हुआ, फ्रांसीसी अब सेना नहीं रखेगा तो सिर्फ सेना रहेगा अंग्रेज़ों के पास। तो यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, अब अंग्रेज़ का बड़ा साम्राज्य, बड़े जगहों पर उनका कब्जा था, एक से बढ़कर एक उनके पास हथियार थे, आधुनिक हथियार थे, नौसैनिक थे, तो वो शक्तिशाली थे। अतः और साम्राज्य विस्तार की नीति उनका पहले से चल रहा था, इसलिए जो है कहा गया कि गुलामी का मार्ग खोल दिया गया है। इस तरह से फ्रांसीसी के भविष्य का अंत हो गया और फ्रांसीसी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बनकर भारत में रह गई। अब देखते हैं कि भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी आए, व्यापार किया और अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ और अपनी सेना रखने की क्षमता भी खो चुकी थी। तो इसके असफलता के क्या कारण हैं? असफलता के कई सारा कारण हैं। एक है अंग्रेज़ों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। तो अंग्रेज़ पहले भारत में आए, पहले से व्यापार कर रहे थे, तो वे आर्थिक रूप से मजबूत थे और अंग्रेज़ जो थे, जो एक व्यापारिक कंपनी थी यानी लोगों का, और जो फ्रांसीसी थे वो चूँकि सरकारी कंपनी था, अतः सरकार के आदेश के अनुसार उसे चलना पड़ता था। क्या करना है नहीं करना है सरकार के आदेश के अनुसार ही रहना पड़ता था। इस तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ बहुत आगे थे फ्रांसीसियों से। युद्ध के समय भी जो फ्रांसीसी से युद्ध में भिड़े हुए थे, परंतु अंग्रेज़ व्यापार भी कर रहे थे उस समय। दूसरी ओर देखते हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। अंग्रेज़ बंगाल में धीरे धीरे पूरे बंगाल पर विजय कर लिया, कई सारा युद्ध लड़ा, फ्रांसीसियों से भी लड़ा, दूसरे लोगों से भी लड़ा, प्लस उन्हें जो है मुग़ल शासक है उनसे भी पूरा बंगाल का अधिकार प्राप्त हो गया था व्यापार के लिए। अतः उन्होंने पूरा बंगाल पर विजय हासिल कर लिया। इसके बाद है डुप्ले की फ्रांस वापसी। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। जो डुप्ले था उस समय फ्रांसीसियों को आगे बढ़ा रहा था, उनकी जो कूटनीति थी बहुत अच्छी थी, परंतु ठीक जैसे ही जब आगे वो फ्रांसीसी कंपनियां जा रही थी उसी समय फ्रांस से उनको वापस बुला गया। फ्रांस से वापस बुलाने के बाद जो बाद के गवर्नर आए वो डुप्ले की तरह इतना कूटनीतिक नहीं थे, जिसके कारण फ्रांसीसियों की हार हुई। एक और है लाली की अदूरदर्शिता। जो काउंट डी लाली थे वो डुप्ले की तरह नहीं थे जो इस तरह का काम कर सके। विलियम पिट जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत कूटनीतिक का सहायता लिया और उन्होंने क्या किया, जो यूरोप में फ्रांस को यूरोप में युद्ध में उलझा के रखा, जिससे जो वहाँ सरकार का जो दृष्टि है भारत की तरफ गया ही नहीं। और फ्रांसीसी नौसेना का कमज़ोर होना ये भी एक कारण है। अंग्रेज़ों में परस्पर सहयोग की भावना थी और जो कि फ्रांसीसी जो कर्मचारी थे उसमें नहीं था, क्योंकि सरकारी कंपनी थी और इसका बंधा हुआ था वेतन, जिसके अनुसार वे उसी तरह से सरकारी जैसा काम कर रहे थे। यूरोपीय राजनीति भी इसका एक कारण था और कंपनी का स्वरूप अर्थात एक सरकारी कंपनी था और एक प्राइवेट कंपनी था, जिसके कारण से यही सब कुछ मुख्य कारण है जिसके कारण से फ्रांसीसी असफल रहे और भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनकर ही रह गए। अब हम इन सभी चीज़ को एक संक्षिप्त में समझते हैं कि कर्नाटक का जो युद्ध हुआ प्रथम, द्वितीय और तृतीय, एक संक्षिप्त चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले हम लेते हैं युद्ध है, उसके बाद काल, कारण, संधि और क्या इसमें विशेष था। यहाँ से हम देखते हैं कि प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, इस तरह से हम देखते हैं। तो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1746 से 48, यानी 2 वर्ष के लिए लड़ा गया था।
द्वितीय युद्ध का काल जो था 1749 से 54 यानी 5 वर्ष तक ये चला, और तृतीय युद्ध जो था 1756 से 63 अर्थात 7 ईयर्स तक चला, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते थे। प्रथम युद्ध का कारण जो था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण था ऑस्ट्रिया में, और आ गया भारत में ये लड़ाई। और द्वितीय युद्ध का कारण भारत की पृष्ठभूमि ही थी, यानी हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का लड़ाई हो रहा था। 2 गुट में बंट गए थे और एक दूसरे का जो है अंग्रेज एक पक्ष का साथ दे रहे थे और फ्रांसीसी दूसरे पक्ष का साथ दे रहे थे, इसलिए यह द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ। और तृतीय कर्नाटक का युद्ध है, इसका भी कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ और वहीं से ये भारत में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ख़त्म हुआ। तो सभी युद्ध क्या है, एक ना एक संधि के बाद ही समाप्त हुआ है। तो इसमें देखते हैं एक्स ला सापेल, जिसे कहते हैं ए ला सापेल की संधि, जो 1748 में हुआ था। उसके बाद ये प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वह समाप्त हो गया। उसके बाद जो पौंडीचेरी की संधि हुई थी, जिसे अस्थायी संधि भी कहते हैं, 1755 में। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध है पेरिस की संधि, जो 1763 में हुआ था। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होगी। इसमें विशेष क्या है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखते हैं जो डुफ्ले जो है मुख्य व्यक्ति थे, जिन्होंने जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने फ्रांस को बहुत बढ़त दिलाया युद्ध में, व्यापार में। उसके बाद थे ला बोर्देने जो मॉरिशस गवर्नर थे, उन्होंने भी आकर के हेल्प किया, मद्रास जीता, लेकिन वापस वो चले गए अपने फ़ायदा लेकर के। और इसमें देखते हैं एक युद्ध हुआ था सेंट थॉम का युद्ध, जो महत्वपूर्ण है, 1748 में लड़ा गया। और इसमें क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि मद्रास अंग्रेज़ों को वापस मिल गया और यूएसए में जो था सेंट लुई वो फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। द्वितीय कर्नाटक युग में हुआ था अंबूर का युद्ध, और इसमें फ्रेंच गुट था और अंग्रेजी गुट था, यानी फ्रेंच के साथ यहाँ के भारतीय जो नवाब थे, राजा थे, वो थे, और अंग्रेज़ों के साथ भी थे। तो इस तरह से 2 गुट बन गए थे, दोनों का मिश्रण था यहाँ पे। तीसरा में देखते हैं कि बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जो अंतिम युद्ध था इन लोगों का। उसके बाद फ्रांस का पतन हो गया इसी युद्ध के बाद। अंग्रेज के जो अगुवाई था सर आयरकुट कर रहे थे, और फ्रांसीसी जो सेना थे उसकी अगुवाई काउंट डी लाली कर रहे थे। तो इस तरह से कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। और इस युद्ध के कारण जो है फ्रांसीसियों की जो साम्राज्य विस्तार की जो परिकल्पना थी वो भी समाप्त हो गई। अब साम्राज्य विस्तार ना करके फ्रांसीसी सिर्फ अब एक व्यापारिक कंपनी रह गई और सिर्फ यहाँ व्यापार के लिए थी, परंतु अंग्रेज स्वतंत्र थे, अंग्रेज का व्यापार बढ़ता गया, अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया। तो आज हमारा ये जो यूरोपियों के भारत में आगमन का ये अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम इतिहास के आगे बढ़ेंगे दूसरे विषयों के ऊपर में। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हुआ तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.